चलो सही है, हम डिस्कस करते हैं। तो आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स की ब्यूटी ये थी कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेम होते हैं, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो जो अल्फा होता है वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, बाकी बीटा को हम कॉज और साइन के साथ यूज करते हैं, जैसे कॉज बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का कम्प्लेक्स रूट्स। अब मिसाल के तौर पे आपको ये जो आंसर आया है, इसमें ये अल्फा है और ये बीटा है। ये मतलब कि अल्फा जो है ना वो -1/2 है, और जो बीटा है ना आपके पास वो √3/2 है। तो इसके मुताबिक आप कैसे सोल्यूशन लिखेंगे? वाई सी हमारे पास आ जाएगा e⁻α x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ठीक है, तो ये तरीका होता है लिखने का। अब आप मान लें कि आपके पास ये जो है ना ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास रिपीट हो रहे हैं कम्प्लेक्स रिपीटेड। तो कम्प्लेक्स रिपीटेड में ये होगा कि डी अगर आ जाए अल्फा प्लस माइनस योटा बीटा, और दोबारा से यही आ जाए अल्फा प्लस माइनस योटा बीटा। तो अब यहाँ पे रिपीटिशन कैसे हुई है? देखें, अल्फा प्लस योटा बीटा एक बार यहाँ पे आ गया, और एक बार अल्फा प्लस योटा बीटा आ गया यहाँ पे, और एक बार अल्फा माइनस योटा बीटा यहाँ पे आ गया, ये वाला जो माइनस है, और एक बार इस माइनस की वजह से अल्फा माइनस योटा बीटा। तो देखें ये रिपीट हो गया है। तो इनकी रिपीटिशन हम इस तरह से काउंट करेंगे कि अल्फा प्लस माइनस योटा बीटा एंड अगेन अल्फा प्लस माइनस योटा बीटा। तो ये जब कम्प्लेक्स रिपीट हो जाएंगे तो आपने क्या करना है कि वाई सी को आपने लिख लेना है e⁻, क्योंकि देखें अल्फा तो रिपीट हो गया है, तो अल्फा को एक बार आपने लिख लेना है, अल्फा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपके पास बाकी रह जाता है बीटा, और ये टोटल कितने कितने नंबर्स हैं? देखिए 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास टोटल 4 नंबर है। तो इन 4 नंबर्स के लिए 4 नंबर्स के लिए 4 कांस्टेंट यूज होंगे। तो रिपीटिशन को आपने इस तरह यहाँ पे हैंडल करना है कि C1 प्लस C2x, जैसे आप पोलिनोमियल रियल रिपीटेड में कर रहे थे उसी तरह यहाँ पे 2 कांस्टेंट हमने यूज कर लिए कॉस के साथ, और 2 कांस्टेंट हमने यूज कर लेने हैं साइन के साथ, C3 प्लस C4x एंड साइन बीटा एक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो cos के साथ भी हमने 2 कांस्टेंट यूज कर लिए और साइन के साथ भी 2 कांस्टेंट यूज कर लिए, और ये पोलिनोमियल बनता जाएगा जितने, अगर यही नंबर 3 बार रिपीट होते, लेट्स से कि यहाँ पे दोबारा से अल्फा प्लस माइनस योटा बीटा आ जाता, तो इस अल्फा प्लस माइनस योटा बीटा के आने की वजह से ये C3x² यहाँ पे आ जाता, और यहाँ पे C4 C5x प्लस C6x² आ जाता। ठीक है, तो ये सारा इसमें जो होता है ना प्रोसेस होता है रूट्स को लिखने का। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब हम किसी एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं कि कितना हमने सीखा है। ठीक है, जैसे आप मान लें कि आपके पास कोई एग्जांपल है, जैसे हम इस एग्जांपल को ही मान लेते हैं d² प्लस 4d प्लस 3y इक्वल टू 0, d² प्लस 4d प्लस 3y इक्वल 0। तो इसमें जो होगा ऑक्सिलियरी इक्वेशन, वो आपके पास आ जाएगी d² प्लस 4d प्लस 3 इक्वल 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? 3d², तो यह आ जाएगा d² प्लस 3d प्लस d प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, d प्लस 3, ये तो आपको आता होगा। मैं डायरेक्ट इसके रूट्स लिख देता हूँ, एक -3 आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा। तो ये 2 इसके रूट्स हैं। अब ये 2 रूट्स कैसे रूट्स हैं ये आपने बताना है। ये रियल है
और -3 रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये डिस्टिंक्ट है। और ये 2 आए हैं आंसर, क्योंकि इसका ऑर्डर भी यहाँ पे 2 था। तो इन 2 के लिए 2 कांस्टेंट यूज होंगे, तो YC हमारे पास आ जाएगा C1, ठीक है, पहला कांस्टेंट, E की पावर में पहला नंबर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल X, मोस्टली X यूज होता है, T भी यूज करते हैं कुछ लोग, तो आप X यूज कर लें, बेहतर है। C2 e⁻⁻1x, मतलब के -x। तो ये आपके पास जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा इसका। ये देखें, अब इसमें तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, मतलब अगर आप -1 को पहले यूज कर लें तो भी खैर है, बाद में यूज कर लें तो भी खैर है। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। इसी तरह ये क्यूब वाले को सॉल्व करने की टेक्निक भी होती है। सही है। अब आपको मैं ये क्यूब वाला सॉल्व करने की टेक्निक बताता हूँ। अभी कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं? मुझे ये बताएं कि सिंथेटिक डिवीजन सबको आता है? सिंथेटिक डिवीजन d³ - 5d²। जिसको नहीं आता वो बताएं, जिनको आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता वो मेंशन करें जरा। मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन का यूज भी बता देता हूँ ना। -5d² + 7d - 3 y = 0। 10th मैथ्स में भी है, हाँ जी 10th मैथ में है शायद होगा। अच्छा, तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, इसमें आ जी d³ - 5d² + 7d - 3 = 0। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है कि जो सबसे बड़ी पावर है डी की, वो वाली टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है, इन 2 टर्म्स को आपने देख लेना है ध्यान से। अब आपने इसका कोफिशिएंट देखना है, d³ का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को यहाँ पे क्या करना है, पॉसिबल डिवाइजर्स आपने लिख लेने हैं। अब जो इसका कोफिशिएंट 1 है, उस 1 को 1 भी डिवाइड करता है और -1 भी डिवाइड करता है, ठीक है। अब आप बाकी इन टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब आप -3 पे आ जाए। अब -3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? एक तो 1 डिवाइड करता है, -1 करता है, वो पहले लिख चुके हैं। बाकी हमारे पास 3 आ जाता है। -3 को 3 भी डिवाइड करता है और -3 भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जो पॉसिबल डिवाइजर्स हमें लग रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता साइंटिफिक, लेकिन ये आपको मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ, आप उसको बाय हैंड भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 इस पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पुट करें और देखें 0 आता है या नहीं। तो लेकिन जब आप लोग वैसे मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं, तो पेपर के अलावा तो कैलकुलेटर आपके पास होता है। तो उस सिलसिले में मैं आपको, ये कैलकुलेटर यही होता है ना आपके पास, ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आपने अल्फा प्रेस करना है अपने कैलकुलेटर से, अल्फा, ठीक है। अल्फा प्रेस करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे एक ए का सिंबल आ जाएगा, और यहाँ से ये एक्स नजर आ रहा है सबको, ये प्रेस कर देंगे एक्स, और इसकी पावर में हम ये क्यूब, ये 3, इसको ये इस कर्सर से राइट साइड पे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर -5 x² यहाँ पे टाइप करेंगे, -5 अल्फा एक्स, और ये x² + 7x + 7x आ गया -3, ठीक है। ये हमारे पास ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड टाइप हो गई है। अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, यहाँ पे
कैलकुलेशन वाला बटन है, इसको प्रेस कर देना। आपसे पूछेगा कि x की कौन सी वैल्यू आप इसमें पुट करना चाहते हैं, तो पहले आप 1 पुट करेंगे, 1 यहां से प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, तो आपके पास क्या आ गया आंसर 0। ठीक है, मतलब 1 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है। आप वैसे चेक करें जरा बाय हैंड, क्या 1 पुट करने से 0 आता है? 1 क्यूब -5, 1 स्क्वायर +7, 1 -3 इक्वल 1 -5 +7 -3 -4, 7 -3 +4, 0 आ गया। इसका मतलब है कि पहला नंबर हमने चेक किया, पहले नंबर पर ही 0 आ गया है। हमें असल में वो नंबर चाहिए होता है जिस नंबर को पुट करने से 0 आ रहा हो, तो वो 1 है। वैसे चेक करते हैं क्या -1 पुट करने से 0 आता है कि नहीं। तो आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेशन वाला बटन प्रेस करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि x की क्या वैल्यू पुट करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो आपको वैल्यू शो कर रहा होगा आपके कैलकुलेटर पे, ये वो शो कर रहा है जो आपने पहले पुट की थी। तो पहले आपने 1 पुट किया था, तो अभी -1 हम पुट करते हैं, तो डायरेक्टली आप -1 प्रेस करके इक्वल का बटन दबाएंगे, तो आपके पास -16 आ जाएगा आंसर, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब है -1 जो है इसका रूट नहीं हो सकता। इसी तरह दोबारा से कैलकुलेशन वाला बटन प्रेस करेंगे और 3 को पुट करेंगे, 3 पे भी क्या आ गया आंसर 0। इसका मतलब है 3 भी इसका रूट है। उसके बाद अगर आप चेक करें -3 को, तो -3 पे -96। इसका मतलब है कि डी की वैल्यू जो है ना, वो 1 पुट करने से भी 0 आ रहा है और 3 पुट करने से भी 0 आ रहा है। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से क्या करना है कि इस क्यूबिक इक्वेशन इस क्यूबिक इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक में। वो कैसे होगा, यहाँ पे हम 2 लाइंस लगा लेंगे। डी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे लिख लेंगे। डी स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है, यहाँ पे लिख लेंगे। डी का कोफिशिएंट 7 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और कांस्टेंट -3 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो इन दोनों में से कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं, 1 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम 3 यूज कर लेते हैं, तो 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 को डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जार 3, इनको प्लस करते हैं, -2 आ गया। ठीक है, इनको प्लस करते हैं। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6, इनको प्लस किया तो आपके पास 1 आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, इनको प्लस किया तो 0 आ गया, 0 रिमाइंडर है। अब आपके पास जो ये बचा है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये डी का कोफिशिएंट है और ये डी स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है वो आ गई है डी स्क्वायर, 1d स्क्वायर -2d, ये -2d +1 इक्वल 0। तो अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, डी स्क्वायर -2d +1 इक्वल 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी -1 स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से डी की वैल्यू 1 1 रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब है कि 1 और 3 इसके रूट्स हैं, जबकि क्योंकि इसकी पावर 3 थी तो इसके 3 रूट्स आ गए, 1 1 रिपीट हो गया और 3 इसका वैसे ही हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास जो रूट्स आ गया वो आ गया 1,1,3, ये 3 रूट्स आ गए। बुक में चेक करते हैं इसके क्या आए थे, 1,1,3, तो ये हमारे पास 3 रूट्स आ गए हैं। अब इन तीनों रूट्स को यूज करके आपने जनरल सोल्यूशन कैसे लिखना है, वाई सी इक्वल है, जो रिपीट हो रहे हैं उनके लिए पोलिनोमियल बन गया c1 + c2x, और e रेज टू पावर 1 टाइम्स x, और c3 e रेज टू पावर 3x। ठीक है, इसके लिए सिंगल आ जाएगा। तो ये हमारे पास तरीका होता है सॉल्यूशन लिखने का। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि सिंथेटिक डिवीजन असल में यूज होती है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसको वो क्वाड्रेटिक में बदल देगी, अगर पावर 4 वाली इक्वेशन होगी तो वो उसको रिड्यूस करके पावर 3 वाली इक्वेशन में ले जाएगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप पॉसिबल डिवाइजर्स लिख के एक सोल्यूशन पहले निकाल लें, मतलब जिस पे आंसर 0 आ रहा हो उसको आपने यहाँ पे यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन में, उस नंबर को, ताकि इस जगह पे रिमाइंडर 0 आ जाए।
ठीक है, ये रिमाइंडर होता है। सही हो गया। बाकी ये बुक आपके पास है, ये एग्जांपल्स यहाँ पे उसने सॉल्व की हुई हैं। जैसे ये देखें, इस एग्जाम्पल के दो रूट्स हैं, एक 3 एक -4, तो ये दोनों ही डिफरेंट है। तो 3 के लिए अलहदा हो जाएगा, -4 के लिए अलहदा हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज आ गई है। एक्सरसाइज में अगर ये पावर 6 वाला है तो इसके 6 कांस्टेंट यूज होंगे आंसर में। ठीक है, इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो शुरू हमने कहाँ से काम किया था? शुरू हमने किया था जी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक नॉन होमोजेनियस होती है। अभी तक जो हमने कंप्लीट स्टडी किया वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका सीखा है। अभी कल हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमारे पास आ जाएगा। तो अभी मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप पूछ सकते हैं।